स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं देहरादून से, जहां पर दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 12 बजे गृह मंत्री से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात करेंगे सीएम। 1 बजे पीएम से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात करेंगे और शाम 4 बजे सीएम रक्षा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, जहां पर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। 12 बजे गृह मंत्री से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और 1 बजे प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट हाउस में करेंगे मुलाकात। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात है और आपको बताते हैं कि सीएम धामी केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और शाम 4 बजे करीब सीएम रक्षा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं दिल्ली और करीब 12 बजे गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे सीएम और तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी, अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं, ऐसे में तमाम कैबिनेट मंत्रियों से वे मुलाकात करेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी और मुलाकात की वजह? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देहरादून से करीब 5 साढ़े 5 बजे जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। हालांकि जो उनका यह दौरा था काफी अचानक को जो है तय किया गया था, क्योंकि मुख्य रूप से देखे तो 23 मार्च को जो हुआ था शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, मुख्यमंत्री पद की उन्होंने दोबारा शपथ ली थी और उसके बाद से जो दिल्ली रवाना नहीं हुए थे। लिहाजा कोई भी मुख्यमंत्री बनता तो उसके बाद दिल्ली जरूर जाते हैं, कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। इसी क्रम में जो है शेड्यूल पहले ही उन्होंने मांगा था केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के लिए, लेकिन शेड्यूल टाइट होने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसके चलते कल जब शेड्यूल तय हुआ तो लिहाजा वो कल शाम को ही जो है दिल्ली रवाना हो गए हैं। फिलहाल जो कार्यक्रम तय किया गया है उसके अनुसार 12 बजे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद फिर 4 बजे जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल इस जो मुलाकात है वह एक सामान्य मुलाकात, औपचारिक मुलाकात कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वह दिल्ली रवाना हुए हैं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके तरह अगर बात करें तो तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य में संचालित हो रही हैं। तमाम योजनाओं को और लाने की कोशिश रहेगी पुष्कर सिंह धामी की। यही वजह है कि वह दिल्ली रवाना हुए, तमाम मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे और साथ ही इस बात कोशिश भी करेंगे कि कई कुछ और नई सौगातें उत्तराखंड के लिए ला सके। तो फिलहाल यह दौरा काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है और इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि पहली बार वह दिल्ली जा रहे हैं, खासकर मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो ऐसे में तमाम मुद्दों पर अहम चर्चाएं भी की जाएंगी और आगे क्या कुछ रहने वाला कार्यक्रम उस पर भी जो है मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भी तमाम बातचीत हो सकती है। जी बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 2024 में जो चुनाव है उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है, तो इस लिहाज से ये मुलाकात जो है काफ़ी अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही योजनाओं को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। कोई ऐसी अहम योजना जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी चर्चा कर सकते हैं या फिर प्रस्ताव जो है वो सामने रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं राज्य में संचालित हो रही है। अगर मुख्य रूप से बात करें तो सड़क यानी परिवहन की सबसे अधिक जिम्मेदारी है जो है तमाम योजनाएं संचालित हो रही है। ऑल ओवर द रोड का काम जोरों शोरों चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो रेलवे कनेक्टिविटी है, ऋषिकेश कछवाड़ा की रेल लाइन जो होगी तेजी से चल रही है। इन समेत तमाम अन्य जो विकास कार्य की योजनाएं हैं या फिर केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं चल रही है उसको लेकर के भी अपनी एक रिपोर्ट भी सौंपेंगे और आगे क्या कुछ करेंगे उन सब चीजों पर चर्चा किया जाएगा। लिहाजा यह भी कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड राज्य के लिए कोई एक बड़ी सौगात लेकर के आए, क्योंकि अभी फिलहाल नई सरकार गठित हुई है। हालांकि इससे पहले 5 साल कार्यकाल बीजेपी का रहा है, लेकिन इस बार जो है कोशिश यह की जा रही है कि इस बार पूरे तरीके से यानी कि पूरे बंधन के साथ जो है सरकार चाहती है कि तमाम विकास कार्य के जो मुद्दे हैं उनको धरातल पर उतारा जाए, तमाम जो पेंडिंग पहले काम रह चुके हैं उनको उतारा जाए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तमाम 2024 लोकसभा चुनाव भी होना है, उससे पहले जो है तमाम ऐसे कार्य किए जाए ताकि एक बार फिर से जो है 5 सीटें जो लोकसभा की हैं वह बीजेपी जीत करके है। इस बाबत कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि लगातार अब जो चर्चाएं हैं कि आने वाले समय मुख्यमंत्री का लगातार दौरा दिल्ली लगता रहेगा और तमाम जो विकास कार्य की योजनाएं या फिर नई नई योजनाएं हैं उसको उत्तराखंड लाने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल रोहित, बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार लौटेंगे आपके पास।
आगे बढ़ेंगे देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर महंगाई से पूरा उत्तराखंड परेशान है। विपक्ष लगातार सरकार का विरोध कर रहा है। 7 अप्रैल को महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जाएगा। आंदोलन के 2 चरण हो चुके हैं और ऐसे में तीसरे और अंतिम चरण के प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। तो महंगाई से पूरा उत्तराखंड परेशान है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार का विरोध कर रही है। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए। रोहित, लगातार उत्तराखंड में महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है लगातार सरकार का विरोध भी कर रही है। ऐसे में प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरे चरण का प्रदर्शन जो है 7 तारीख को है। इस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ तैयारी, किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस द्वारा किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, अगर हम महंगाई की बात कर रहे हैं तो देश भर में डीजल और पेट्रोल के दाम यानी पिछले 15 दिनों के भीतर 13 बार डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज जो है डीजल और पेट्रोल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले यानी कल जो है 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई। तो लगातार जिस तरह से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो कांग्रेस है वो लगातार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। तमाम अपने अपने तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रही है। इसी क्रम में अभी तक 2 बार जो विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। लिहाजा तीसरे चरण यानी कि तीसरे चरण के रूप में जो है 7 तारीख को प्रदर्शन करने का उन्होंने ऐलान किया है। हालांकि सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन होगा। हर जगह राष्ट्रव्यापी जो है प्रदर्शन करने की कांग्रेस ने दावा किया है। कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं महंगाई जो है चरम सीमा में बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि जो आम जनता है उसके जेब पर लगातार महंगाई की मार पड़ती जा रही है। यही वजह है कि अब कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इससे पहले भी बात करें तो चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा उठाया था और महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के ही वो चुनाव में गई थी। लेकिन इसका खामियाजा हुआ कि उसका कोई फायदा कांग्रेस को नहीं मिल पाया। बावजूद इससे कांग्रेस लगातार महंगाई का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है। लोगों के हिसाब से भी देखे तो लोग इस बात को कोशिश कर रहे हैं, मान भी रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो है कहीं ना कहीं बढ़ने की तमाम वजह भी बताया जा रहा है। कि इस तरह से अगर हम बात करें कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद जो सभी वस्तुओं के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ता है, जिसके चलते तमाम जो वस्तु है या फिर खाने पीने की चीजें हो सबके दाम बढ़ते हैं। तो इसी को लेकर के अब कांग्रेस जो है पूरी तरह तैयारियां कर चुकी है और इस बार जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने की बात करें, आंदोलन करने की बात करें, तो इसको लेकर के पूरी तरह तैयार कांग्रेस हो गई है। क्योंकि इससे पहले भी 2 बार उन्होंने प्रदर्शन कर चुके हैं। तीसरी बार काफी अहम प्रदर्शन रहने वाला, काफी व्यापक प्रदर्शन रहने वाला है। इसकी तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है और 7 तारीख को सुबह से ही वह सभी धरने प्रदर्शन के साथ ही प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। ठीक है रोहित, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए जल्द लौटेंगे। वहीं देहरादून से अगली बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर जहां पर इस महीने भी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। लू बनकर आफत लाने वाली है गर्म हवाएं। 5 दिनों तक तापमान में वृद्धि होने की संभावना। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने संभावना जताई है। चिलचिलाती धूप के साथ लू के थपेड़े बढ़ाएंगे परेशानी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। इस महीने भी नहीं मिलेगी गर्मी से निजात। लू बनकर आफत लाने वाली है गर्म हवाएं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 दिनों तक तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने संभावना जताई है। और बड़ी खबर, अहम जानकारी, चिलचिलाती धूप के साथ लू के थपेड़े बढ़ाएंगे परेशानी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर इस महीने भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। चिलचिलाती धूप के साथ लू के थपेड़े पड़ेंगे। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऐसे में लोग जो है आने वाले समय में काफी परेशान होने वाले हैं, तो ऐसे में क्या कुछ पूरी जानकारी मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए, एक बार फिर से मौसम ने जो है अब गर्मी का कहर बढ़ने लगा है। कुल मिलाकर देखें तो मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए जो इस बात का जिक्र किया है कि जो तापमान का पारा हवा बढ़ेगा। वर्तमान समय की बात करें तो अभी फिलहाल जो है 32 से अधिक डिग्री सेल्सियस जो है दिन में देखा जा रहा है। और ऐसे में अगले 5 दिनों में भी जो तापमान का पारा है वो काफी अधिक रहने वाला है, जिससे जो है गर्म हवाएं चलेंगी। क्योंकि अमूमन तो रहता है कि यह प्रदेश जो पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो ऐसे में जो है ठंडी हवाएं भी चलती हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तमाम इंडस्ट्री और तमाम उद्योग, गाड़ियों, वाहनों के चलने की वजह से तो लगातार जो वातावरण है उसमें बदलाव देखा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है। यही वजह है कि ग्लेशियर भी लगातार पिघल रहे हैं। वैज्ञानिक भी इस बात चिंता व्यक्त कर चुके हैं। और ऐसे में जिस तरह से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, उसका असर अब सामान्य जनजीवन को भी पड़ना शुरू हो गया है। क्योंकि जहां टेम्परेचर पहले 30 से नीचे रहता था, अब वर्तमान समय में 36 के पार भी संडे रविवार को पहुंच गया है। तो ऐसे में लगातार इस तरह से तापमान में बदलाव हो रहा है और कहीं ना कहीं चिंताजनक भी है।
वैज्ञानिक भी इस बात पर चिंता जता चुके हैं। तो मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जो है अगले 5 दिन लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी। यानी चिलचिलाती धूप देखने को मिलेगी, तापमान का पारा भी काफी अधिक रहेगा और जो बात है तो हवाएं जो है वो काफी गर्म हो जाएंगी, यानी कि लू चलने के असर जताए गए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आने वाले अगले कुछ दिनों में जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तापमान का पारा जो है काफी अधिक रहने वाला है, इससे लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल रोहित, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे जहां पर दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड सदन पहुंचे सीएम धामी का उत्तराखंडियों ने भव्य स्वागत किया। बता दें, दिल्ली में सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही सीएम धामी राज्य की तमाम बड़ी योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में अटके केंद्रीय प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी मिल जाए। और इस दौरान सीएम धामी ने मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने नया इतिहास रचा है, कई मिथक तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि न्यायविदों, सेवानिवृत्त जजों और समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, उनके लिए होगा। उनका धन्यवाद भी करना है कि पूरे चुनाव अभियान में उनके नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत आया है। पहली बार एक नया इतिहास बना है कि लगातार वहाँ पर होता था कि एक बार एक सरकार बनती है, दूसरी पार्टी की सरकार बनती है। इस बार पहली बार ये मिथक टूटा है, नया इतिहास बना है। सभी से मिलूँगा। हमने चुनाव से पहले इसकी घोषणा की थी 12 फरवरी 2022 को कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी में सभी स्टेक होल्डर्स को रखेंगे, विधि विशेषज्ञों को रखेंगे, समाज में जिन लोगों ने काम किया है और सभी प्रकार के लोगों का एक कमेटी बनाकर उसको जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। और हमने पहली जो कैबिनेट बैठक करी है उस बैठक में हमने कैबिनेट नोट अपना पास कर दिया है। जल्दी हम उसमें कमेटी में जो नाम है उन नामों को लेकर चर्चा करके उन नामों को फाइनल कर देंगे। जल्दी से जल्दी कमेटी उस पर काम करेगी, ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसको हम लागू करेंगे। नहीं, कानून को अपना काम करना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं पर अगर इस प्रकार की बात है तो उस पर कानून अपना काम करेगा। नहीं, हमारा देखिए, हमारे संकल्पों में से पलायन रोकना भी एक बहुत बड़ा संकल्प है और हमने जो भी संकल्प अपने चुनाव से पहले लिए हैं उन सभी संकल्पों पर हम एक एक करके काम कर रहे हैं। इस पर भी हम काम करेंगे। सरकार की प्राथमिकता होगी कि हम जो भी हमारी केंद्र सरकार की जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। राज्य सरकार पारदर्शिता के आधार पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी और हर प्रकार से ये जनता की सरकार होगी और जन जन की हम सुनवाई करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के घर तक जाएंगे, उनके अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा शासन पहुंचेगा, हमारी सरकार पहुंचेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज तेजी से उत्तराखंड का विकास हुआ है, उत्तराखंड के अंदर जो योजनाएं उन्होंने लागू की हैं उन सभी को। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में नेपाल के संसदीय समिति के विधायकों और समन्वयकों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने समिति के सभी सदस्यों को स्वागत किया, कहा कि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है, हमारी परंपराएं और संस्कृति भी मिलती जुलती है। उन्होंने कहा कि नेपाल से हमारा संबंध काफी पुराना है। नेपाल की संसदीय समिति के विधायकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्हें पशुपतिनाथ जी की अनुकृति भेंट की। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा सोमवार को कई जिला न्यायाधीश और अन्य जजों के तबादले के आदेश जारी किए गए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार विवेक भारती शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार को स्थानांतरित कर धनंजय चतुर्वेदी के स्थान पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के रजिस्ट्रार जनरल के पद पर तैनात किया गया। राजेंद्र सिंह प्रमुख सचिव उत्तराखंड सरकार देहरादून को सचिव लोकायुक्त उत्तराखंड देहरादून के पद पर नियुक्ति के लिए सरकार को भेजा जा रहा है। धनंजय चतुर्वेदी रजिस्ट्रार जनरल उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल को सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु शासन को भेजा जा रहा है।
सितारगंज से बिजली मझोला को जाने वाली सड़क का कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। शुभारंभ करने के बाद सभी लोगों को बधाई दी। बताते कि सड़क लगभग 1,64,64,00,000 की लागत से 4 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधि विधान के साथ शिलान्यास किया। स्टेट में कोई काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से काम में विलंब हुआ और आज हमने इसका शिलान्यास किया है। और मैं जो भी हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि ये रोड अच्छी क्वालिटी की बननी चाहिए, समय से बननी चाहिए। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस बार अपने पेंडिंग पड़े रेवेन्यू की वसूली को 100% बढ़ाने का प्रयास किया। वहीं कुछ और योजनाएं भी यूपीसीएल ने बनाई है, जिसमें केदारनाथ धाम में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने से लेकर आने वाले वक्त में स्मार्ट मीटर भी योजना पर यूपीसीएल काम कर रहा है। उत्तराखंड में बहुत जल्द आने वाले 4 माह के दौरान अब स्मार्ट मीटर आपके नजर आने वाले हैं। ये स्मार्ट मीटर विभाग अपने हेडक्वार्टर से ही मॉनिटरिंग और ऑपरेट कर सकता है, यानी ये रिचार्ज थीम पर चलने वाले स्मार्ट मीटर होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को इसमें 22% की सब्सिडी भी देगा। पौड़ी शहर में आज एक गुलदार शावक सीएमओ कॉलोनी में फंस गया था। दरअसल गुलदार शावक एक कुत्ते का शिकार करने के लिए एक घर में घुसा था, लेकिन पालतू कुत्ते को गुलदार शावक अपने शिकंजे में फंसा पाता। इससे पहले ही गुलदार का पांव फिसलते ही गुलदार घर के पीछे एक सूखे नाले में जा गिरा, जिस पर गुलदार शावक के घर में फंसे होने की सूचना वन विभाग को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची टीम ने 1 घंटे के भीतर गुलदार को बेहोश कर पिंजरे में कैद कर लिया, जिसे अब सुरक्षित स्थान पर छोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है। वन क्षेत्र अधिकारी अनिल भट्ट ने बताया कि गुलदार शावक की उम्र करीब 1.5 साल है, जिसका स्वास्थ्य जांचा जाएगा और इसके बाद गुलदार को किसी सुरक्षित स्थान में छोड़ा जाएगा। वहीं क्षेत्रवासियों की माने तो उन्होंने गुलदार शावक के साथ ही 2 अन्य गुलदारों को भी कुछ दिन पहले देखा था, जिसे क्षेत्र में अब दहशत बनी हुई है। वहीं रेंजर पौड़ी ने बताया कि गुलदार की सक्रियता पर नजर रखने के लिए वन विभाग की टीम रात्रि में गश्त कर रही है। मतलब पालतू जानवर पे हमला किया और वहाँ फंस गया था। तो सुबह से हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वन विभाग को हमने सूचना दी तो काफ़ी समय बाद वो लोग आए, उन्होंने पकड़ा। अभी भी उनके साथ के 2 लोग हैं, मतलब 3 हैं, वो साथ में घूम रहे हैं। तो हमें उनसे बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि एक उनकी माँ है, अगर उसका बच्चा पकड़ा गया तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, हमला करेगी। तो हमें वन विभाग से रिक्वेस्ट करनी है कि वो प्लीज़ पिंजरा लगाएं ताकि वो पकड़े जाएँ और खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो पब्लिकली रोडों पे घूम रहे हैं मार्केट में। मैं तुरंत अपनी रेस्क्यू टीम के साथ में मौके पर पहुंचा और उसको हमारे डॉक्टर आलोक खंडूरी जी वेटरनरी के साथ में उसको हमने ट्रैंकुलाइज कर दिया है। अभी स्थिति उसकी, अभी छोटा बच्चा है, 1 से 1.5 साल के बीच में इसकी उम्र अभी लग रही है। तो इसके उपरांत इसका फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उसके उपरांत भी कोई कार्रवाई की जाएगी। और जो लेपर्ड घूमने का प्रश्न है, लेपर्ड तो घूम ही रहे हैं और इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा रात में भी गश्त की जा रही है और जगह जगह गश्त की जा रही है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई जनहानि न होने पावे। ठीक। पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर सोड़ के पास एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और मौके से एक शव को बाहर निकाला। आपको बताते हैं कि पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर सोड़ के पास अल सुबह एक ट्रक 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। सूचना पर स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और एसडीआरएफ ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और मौके से एक शव बरामद किया। साथ ही बता दें, अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ट्रक में कितने लोग सवार थे। फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि घटना 3 बजे अल सुबह की बताई जा रही है। तो उत्तराखंड में देहरादून निवासी एक बुजुर्ग महिला ने अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम कर दिया। महिला ने इसके लिए यहां की एक अदालत में वसीयतनामा पेश किया। वसीयतनामा में अपनी संपत्ति का पूर्ण ब्यौरा देते हुए 80 वर्षीय पुष्पा मुंजियाल ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उनके बाद उनकी पूरी संपत्ति का मालिकाना हक राहुल गांधी को दे दिया जाए। पुष्पा मुंजियाल ने कहा कि चाहे इंदिरा गांधी रही हो या फिर राजीव गांधी, उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देश सेवा के लिए अपने को समर्पित किया। सच्चा आदमी है और वो जो है मेरे पैसे को
ऐसी जगह लगाएगा जहाँ एक यादगार बन जाएगी, और अगर वो चाहेगा तो वो उस पैसे को खर्चने के लिए पूरी तरह आज़ाद भी है, अपने लिए खर्चने कुछ के लिए। गहने वगैरह भी दिए हैं आपने, क्या है, क्या सोचा आपने जब गहने दिए तो? जब मैंने गहने दिए, पहले तो मेरी यही इच्छा थी कि जब राहुल गांधी जी शादी करेंगे तो मैं उनकी पत्नी को वो गहने पहनाने भेज दूंगी, लेकिन उसने शादी ही नहीं की, तो वो इसलिए वो अगर शादी भी वो शादी करेगा तो उसकी पत्नी को मैं वो गहने उपहार में दूंगी। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए ETA न्यूज़।